राज्यसभा चुनाव का नंबर गेम किसके फेवर में आने वाला है, अब सबकी नजर इस पर जाकर टिकी है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी को जयंत के बाद राजा भैया का साथ मिल चुका है, तो वहीं अखिलेश यादव के अपने ही कुछ विधायक दूरी बनाए हुए। और ऐसे में एक सीट की फाइट के लिए एक एक विधायक अहम साबित होंगे। अगर राज्यसभा चुनाव में संख्या बल की बात की जाए तो बीजेपी की ओर से 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से 3 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी को 8 सीट के लिए 296 वोट चाहिए, तो वहीं अखिलेश यादव को 3 सीट के लिए 111 वोट चाहिए। बीजेपी के साथ फिलहाल 288 विधायक हैं जो कल वोटिंग करने वाले हैं, तो सपा के साथ 109 विधायक। बीजेपी को 8वीं सीट के लिए 8 वोट की जरूरत है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को तीसरी सीट के लिए सिर्फ 2 वोट चाहिए, अगर मौजूदा विधायक क्रॉस वोटिंग ना करें तो। यानी अब अखिलेश यादव को सिर्फ और सिर्फ क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। लोकसभा से पहले राज्यसभा का दंगल काफी दिलचस्प हो चुका है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, लेकिन 10 में से सिर्फ एक सीट की फाइट अब टाइट हो चुकी है। दरअसल बीजेपी ने पहले उन 7 सीटों पर प्रत्याशियों का नामांकन करवाया जहां पहले से जीत तय थी, लेकिन बची एक सीट पर भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने 3 प्रत्याशियों के साथ मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता, उनका सीधे तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सभी 8 सीटें जीत रही है, मजबूती से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और जिस तरीके से जनसत्ता दल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के इस बैठक में पहुंचे, जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, इसके अलावा आरएलडी के जो विधायक हैं, आरएलडी से भाजपा के आधिकारिक रूप से गठबंधन के ऐलान से पहले ही आरएलडी के सभी विधायक आज भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की बैठक में पहुंचे। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 8वीं सीट के लिए उस प्रत्याशी पर अपना दांव खेला है जो 2019 में समाजवादी पार्टी से होकर बीजेपी में शामिल हुए थे। उधर जिस राजा भैया को अखिलेश अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को वोटिंग से पहले झटका दे दिया है। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा और उनकी विजय सुनिश्चित है। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा था, आपसे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी मिला, सुभाषपा के भी ओम प्रकाश राजभर भी मिले, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला, तमाम तरह के कयास थे। अब क्या उन पर विराम माना जाए, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? अरे भाई, ओम प्रकाश जी हमारे मित्र हैं, हम लोग मिलते रहते हैं, उसमें क्या गलत बात है। और रही बात इसकी, जो चुनाव लड़ेगा वो संपर्क करेगा हर जगह। हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ। विधायक आपके पूरे हैं क्या? सभी जो आ रहे हैं, अभी तो 3-5 लोग हैं, अभी 3 विधायक हैं। आज महाराज कार्यक्रम है खनिया में या नवनी में, हमें भी जाना था जी, तो वहाँ से लेट निकले हैं लोग, तो आने में टाइम लगेगा। माना जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी डिनर डिप्लोमेसी के जरिए उस मैजिकल नंबर को पाना चाहती है जिससे राज्यसभा के चुनाव में जीत का स्वाद चखा जा सके। लेकिन इस चुनाव में अगर संख्या बल की बात करें तो एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 एमएलए चाहिए, तो वहीं सपा को 3 प्रत्याशियों के लिए 111 एमएलए चाहिए। बीजेपी को 8 प्रत्याशी जिताने के लिए 296 एमएलए चाहिए, तो वहीं सपा के पास 108 और कांग्रेस के 2 एमएलए यानी 110 एमएलए हैं। यानी ये तो साफ है कि विपक्ष में क्रॉस वोटिंग होगी तभी सेठ जीत पाएंगे। ऐसे में राजभर और आरएलडी की भूमिका इस चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है, तो वहीं बीएसपी के 1 एमएलए की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। परीक्षित तो जैसे कुछ नए विधायक उन्हें मालूम नहीं है, पूरी तरह से देखिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चौधरी जयंत सिंह जी, उनका आदेश है और पूरी पार्टी सर्वसम्मत से एनडीए के साथ जा रही है। तो क्या अखिलेश यादव अब अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, या फिर बीजेपी ने जयंत चौधरी और राजा भैया को अपने पाले में लाकर अपना पलड़ा भारी कर लिया है? क्योंकि राज्यसभा की 8वीं सीट के लिए अब क्रॉस वोटिंग पर सबकी नजर रहने वाली है, जिसके लिए दोनों दल अपने विधायकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच राज्यसभा चुनाव के लिहाज से बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी की बैठक में 8 विधायक नहीं पहुंचे। महाराजी देवी, विनोद चतुर्वेदी नहीं पहुंचे।
इसके अलावा कौशाम्बी विधायक पूजा पाल भी नहीं पहुंची हैं। 8 विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, अब इसकी आशंका प्रबल होती जा रही है और बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत का दावा भी कर दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि वो 8 सीट जीतने वाले हैं, यानी कि बीजेपी जिन 8 उम्मीदवारों को बीजेपी ने उतारा है वो सभी के सभी जीतेंगे, ये दावा बीजेपी का है। समाजवादी पार्टी की बैठक से 8 विधायक नदारद हैं। बातचीत करके पूरा होमवर्क करके और जो संख्या है विधानसभा की उसका अंकगणित भाजपा के पक्ष में है। सभी 8 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। हमारे 8 प्रत्याशी चुनाव बड़े अंतर से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के विवादित स्वामी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में अब अफजाल अंसारी ने राम विरोधी एजेंडा शुरू कर दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के बाद अफजाल अंसारी ने प्रभु राम और हनुमान को लेकर बयान दिया और बीजेपी नेताओं की तुलना राक्षस से की, जिस पर अब नया विवाद भी शुरू हो गया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हनुमान जैसे हैं, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ राम विरोधी हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि कार्यकर्ता जीत का पुल तैयार करेंगे, तो बीजेपी ने कहा कि इस चुनाव में भी राम विरोधियों की हार तय है। वहीं जब अफजाल अंसारी ने बीजेपी नेताओं की तुलना मारीच और रावण से की, तो बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का एजेंडा ही जनता को गुमराह करने का है। यानी अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अफजाल अंसारी ने राम के नाम पर विवादित संग्राम छेड़ दिया है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। समाजवादी पार्टी का राम विरोधी एजेंडा स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अफजल अंसारी ने संभाला है। समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के बाद अफजल अंसारी ने नए विवादों को जन्म दिया है, जिससे एक तरफ राम भक्त हैं तो दूसरी तरफ हनुमान भक्त। और इसी तुलना में अफजल अंसारी वो भूल कर बैठे जिससे अब बीजेपी मुद्दा बना चुकी है, क्योंकि रावण और मरीच से तुलना अखिलेश के लिए महंगा पड़ने वाला है। भगवान राम करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है, आस्था के प्रतीक है। भगवान राम के ऊपर रिजर्वेशन बका कि तो से परमिशन लेके हो भगवान का। हनुमान एक शक्ति का प्रतीक है। मैंने इस बात पे कहा और मेरा आज भी मानना है कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारे हनुमान है। यही समुन्द्र में पुल बनाएंगे और भगवान राम के लिए भी समुन्द्र में उन्होंने ही पुल बनाया था। सांसद जी पिछले ये भगवान मत कहिए, इनको मारीच कहिए, इनको रावण कहिए। ये भेष बदलने वाले लोग हैं। मारीच हरना बन के आके ठग दिया और रावण साधु के भेष में आके हर ले गया सीता मैया को। ये वो हैं लोग, ये उल्टा कहानी। अब तक जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे वो खुद को हनुमान भक्त बता रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की तुलना भगवान हनुमान से कर रहे हैं और अपने विरोधियों को रक्षक बता रहे हैं, जिस पर अब बीजेपी भी हमलावर है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये लोग राम विरोधी थे और रहेंगे। अब जब भगवान श्री राम रामलला टेंट में विराजमान थे और लंबे कालखंड तक देश के 140 करोड़ लोगों ने या उस समय जो आबादी रही होगी उन्होंने इस विषय के लिए संघर्ष किया है, बलिदान किया है। और ये हम सब लोगों के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भगवान श्री राम गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। इन सब लोगों के पास वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग अयोध्या नहीं जाते थे। भगवान राम के दर्शन करने के बाद छोड़ो अयोध्या तक से इनसे। दरअसल अफजाल अंसारी फिलहाल बीएसपी के सांसद हैं। ना तो उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दिया और ना ही मायावती ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसे में अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसके बाद उनके तेवर और तल्ख हो चुके हैं और विवादित बयानों से स्वामी मौर्य की तरह सुर्खियों में आ गए हैं। अफजाल अंसारी ने कहा, हनुमान एक शक्ति का प्रतीक है, इसलिए एसपी कार्यकर्ता हनुमान है। यही लोग समुद्र में पुल बनाएंगे। तो वहीं बीजेपी के नेताओं को लेकर कहा, वो लोग तो मरीच और रावण हैं, वो वेश बदलने वाले लोग हैं। यानी अफजाल अंसारी ने सनातनियों को भी बांटने की पुरजोर कोशिश की है। और हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता भी उनके बयान को सही ठहरा रहे हैं। उन्होंने
एकदम वही कहा जो गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखने वाले सारे लोग कहते हैं। सब धर्म का सम्मान करते हैं, अपने अपने धर्म का पूजा पाठ करते हैं। जो राजनीतिक चश्मा पहन के धर्म की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं वही लोग इससे असहमत हो सकते हैं, वरना सबका मानना ये है कि सबके राम हैं और राम के सब, और जो राजनीति में है वो विकास करें, देश को आगे कैसे ले जाएं इस पे बात करें, और पिछले चुनावों में क्या वादे किए थे वो कितने पूरे किए कितने नहीं किए इस पे करें। मतलब ये है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य की कसर विवादित अफजाल अंसारी पूरी करने वाले हैं, तो वहीं अखिलेश यादव अब भी चुप्पी साधे रखे हैं। ऐसे में क्या एक बार फिर 24 का चुनाव राम मंदिर की तरफ हो चला है, जिससे एक तरफ राम विरोधी तो दूसरी तरफ राम भक्त, जिसे समाजवादी नेता रावण बताने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। आज पार्टी अपनी रथ यात्रा भी शुरू कर चुकी है, जो पूरे देश में जाएगी। और इसके जरिए बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएगी और विकसित भारत का विजन भी सबके सामने रखेगी। साथ ही बीजेपी के चुनावी यात्रा को संकल्प पत्र सुझाव अभियान भी बताया जा रहा है, जिसके जरिए देश में 1 करोड़ से अधिक सुझाव का लक्ष्य रखा गया है, जिसे संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। और इसके बीजेपी के कार्यकर्ता शहर से गांव तक जनता के बीच जाएंगे, उनसे सुझाव मांगेंगे। इस यात्रा के दौरान मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र भी किया जाएगा, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही हर वर्ग, हर समुदाय को साधने की तैयारी की गई है और सबसे जरूरी बात ये कि लाभार्थियों को बीजेपी से जोड़ने की रणनीति बनाई गई है। तो दूसरी तरफ अब प्रत्याशियों के नाम पर मंथन भी शुरू हो चुका है, जिसमें कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट बताते हैं। इतने टाइम हम ना तो कहीं कोई लड़ाई दंगा है ना कुछ है, आराम से रह रहे हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी की गारंटी के साथ निकली बीजेपी की रथ यात्रा पूरे देश में जाने वाली है। सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी, विकसित भारत का विजन रखा जाएगा और जनता से सुझाव मांगे जाएंगे उस चुनाव के लिए जिसमें हैट्रिक की पूरी तैयारी कर ली गई है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव पत्र हमारे तक 15 मार्च तक पहुंचेंगे और वह आगे चलकर उसका समावेश करके वह हमारा संकल्प पत्र बनेगा, जो 2024 को विकास के लिए एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। दरअसल बीजेपी का लक्ष्य अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 400 से ज्यादा सीटें जीतने का है। पीएम मोदी भी अपने कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं कि इसके लिए बीजेपी को अकेले 370 सीटें जीतनी होंगी। इसी वजह से बीजेपी अब पूरे दमखम के साथ चुनाव के मैदान में उतर गई है। माना जा रहा है कि मार्च महीने के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में चुनावी ऐलान से पहले बीजेपी ने अपना जिताऊ प्लान तैयार कर लिया है। रथ यात्रा के जरिए बीजेपी मोदी सरकार के कामकाज की जानकारी देगी, 10 साल की उपलब्धियों की जानकारी देगी, विकसित भारत का विजन समझाएगी, सबका साथ सबके विकास का मंत्र दिया जाएगा। यानी इस यात्रा के जरिए बीजेपी अब 24 के रण में चुनावी शंखनाद कर चुकी है। सारे देश में सभी लोकसभा में ये वीडियो वैन्स के माध्यम से लगभग 250 स्थानों पर हम विभिन्न समाज के वर्गों का संवाद भी करेंगे और उनके संवाद के साथ साथ उनके सुझावों को भी हम अपने साथ समावेश करेंगे। तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी बस कुछ दिनों में ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। इस लिस्ट में पीएम मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं की लोकसभा सीट का भी ऐलान हो सकता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि कुछ मौजूदा विधायकों को मौका मिल सकता है। सहयोगी पार्टी से आने वाले नेताओं को मौका संभव है। मौजूदा 30% सांसदों का टिकट कट सकता है। उनकी जगह नई उम्मीदवारों पर दाव संभव है। यानी ये तो तय है कि बीजेपी इस बार चुनाव में नए चेहरों को मौका दे सकती है। सर्वे और परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में टिकट देने जा रही है। कई मौजूदा सांसदों का टिकट काटा जाएगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा
कि किन किन सांसदों का टिकट काटा जाता है और किन्हें दोबारा वहां से उतारा जाता है। यानी एक तरफ बीजेपी शहर से गांव तक प्रचार यात्रा के जरिए सुझाव मांग रही है, तो वहीं अब उन प्रत्याशियों पर भी मंथन शुरू हो चुका है जिन्हें इस बार मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की काट के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव चला। यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने यूपी के मैदान में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को उतार दिया है। 3 मार्च को मोहन यादव लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां यादव महाकुंभ में हिस्सा लेंगे और इसके लिए बीजेपी अब यादव समाज के लोगों को बड़ी संख्या में जुटाने की तैयारी कर रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे यादव लैंड में भी बीजेपी ने चुनावी चक्रव्यूह की रचना कर दी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और बिहार में लालू यादव को चुनौती देने के लिए जिस चेहरे पर बीजेपी ने दांव खेला था, अब वही मोहन यादव 24 के चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। पहले बिहार दौरा तो अब उत्तर प्रदेश में मोहन यादव अखिलेश को चुनौती देने के लिए ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और इसके लिए यादव महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन होना है। इसके जरिए यादव समाज को जोड़ने की कोशिश होगी। मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारी है। 1 महीने के भीतर ये दूसरी बार होगा जब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव यूपी के दौरे पर होंगे। वो 3 मार्च को राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां बीजेपी के यादव महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। इससे पहले भी वो अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया था। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के बड़े वोट बैंक यादव वोट बैंक में सेंधमारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी यादवों को लेकर तमाम तरह के अभियान संचालित कर रही है। यादव महाकुंभ का आयोजन राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। इसमें मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो मौजूद रहेंगे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के यादव नेता वो मौजूद रहेंगे, चाहे सुभाष यदुवंश हो या फिर दूसरे बड़े यादव नेता संगीता यादव जो कि राज्यसभा सदस्य हैं। ऐसे तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। यही नहीं, बीजेपी की रणनीति है कि यादवों के बीच में जाकर उनमें पैठ बनाई जाए और पार्टी के पक्ष में उनको लामबंद किया जाए, जिससे समाजवादी पार्टी को सीधा नुकसान होगा। दरअसल यादव वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश के बीच मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का यूपी दौरा बेहद खास है, क्योंकि बीजेपी ने यूपी के यादव बाहुल लोकसभा सीटों पर यादवों का समर्थन हासिल करने की रणनीति बनाई है। यादव मतदाता सपा का वोट बैंक रहे हैं और लंबे समय से एक मुश्त सपा को सपोर्ट करते रहे हैं। बीजेपी की रणनीति है कि जहां पर भी यादव अधिक संख्या में हैं, वहां मोहन यादव को आगे किया जाए। इसे लेकर उनका दौरा भी तय हो चुका है। मैनपुरी में डिम्पल यादव को चुनौती देंगे, कन्नौज में अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। मोहन यादव का फर्रुखाबाद का दौरा भी प्रस्तावित है और फिरोजाबाद में भी जनसभा कर सकते हैं। यानी ये वो सीट्स हैं जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी को हमेशा से टक्कर देती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने मोहन यादव पर दांव खेला है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोहन यादव एक बड़े ट्रम्प कार्ड बनकर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।